गुड इवनिंग बच्चों। एनटीएसपी जो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज है न्यू स्पीड की, उसमें हम लोग 11th टेस्ट का सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और 1 to 25 तक डिस्कस हो चुका है और अब 26 से 50 तक डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन और 120 केल्विन पर आरएमएस वेलोसिटी v है, तो 480 केल्विन पर कितना होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस वेलोसिटी होती है वो √3kT बाई n होती है, कि जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि V1 और V2 का जो अनुपात होगा वो T1:T2 होगा और ये रेशियो में दिया हुआ है 120 एंड 480, 120 and 480 and this is V upon V2 या V1 upon V2 कह लीजिए। 1/4 है, मतलब ये 1/2 है, so V2 will be twice of V1। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और सभी ने इसको सॉल्व जरूर कर लिया होगा। The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram helium at NTP from T1 to T2 Kelvin। यहाँ पर NTP तो ठीक है और यहाँ पर इतना बढ़ा लीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि पिस्टन को मूव नहीं करने दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका बैरल है और ये पिस्टन है और पिस्टन को फिक्स कर दिया है, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया और फिर हीट कर रहे हैं। तो कितनी हीट है? तो Q बराबर N, तो नंबर 1 ग्राम है और 1 ग्राम ऑफ हीलियम है, यानी कि इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास CV डेल्टा T। CV की वैल्यू देख लीजिए, CV इज इक्वल टू मालूम है ना F/2R। हीलियम आइडियल गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, 3/2R। ठीक है, चलिए 1/4 हीलियम का मोलर मास 4, ठीक है ना, और 3/2R और ये हो गया आपका T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। आंसर इनको चाहिए नंबर के फॉर्म बराबर N into K, यहाँ पर N इज एवोगैड्रो नंबर एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T2 माइनस T1। तो ये सोल्यूशन अच्छा है, सवाल ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने किया भी होगा और कुछ लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर नहीं लिया तो सीपी करके सॉल्व किया होगा तो आंसर उनका डिफर कर गया होगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीटिंग की गई है। आगे चले भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो फार्मूला है एक मॉलिक्यूल का नहीं है, एक मोल का है, F/2RT। गैस की बात की गई है तो आइडियल गैस मानते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 3/2 और 8.31 और टेम्परेचर इनको राइज करवाना है। अच्छा, टेम्परेचर ठीक है, करते हैं 3/2 8.31 और ये हो गया आपका 273। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3.4 इंटू 10⁻³ जूल। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। A closed compartment containing gas is moving with some acceleration। एक क्लोज कंटेनर है जो एक्सीलरेट कर रहा है और जब ये एक्सीलरेट करेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में,
जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि सीडो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि सीडो की वजह से मॉलिक्यूल पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो पिछली दीवार पर प्रेशर ज़्यादा हाई होगा और फ्रंट वॉल पर जो प्रेशर होगा वो लो होगा। क्वेश्चन सिंपल है, सीडो फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो लोअर इन फ्रंट साइड, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोगों को गलत भी हो गया होगा क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कंटेनर के एक्सीलरेट करने से दीवारों पर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी कंटेनर में या तो चाहे लिक्विड हो या कोई गैस हो, सीडो की वजह से मॉलिक्यूल बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। जैसे ये देखिए, पानी के सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स में खूब पूछा जाता है। ये एक्सीलरेट कर रहा है तो क्या होगा, तो जो वाटर लेवल होगा वो ऐसा क्यों हो जाएगा। ये वाटर लेवल का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल इस दीवार को तोड़कर पीछे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि दीवार टूटेगी नहीं और वो पीछे भागना चाहते हैं तो ऊपर चढ़ जाएंगे, तो फ्रंट पे लेवल डाउन होगा और बैक पे लेवल अप हो जाएगा। ये आपका चित्र सही चित्र माना जाएगा। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। When temperature of an ideal gas is increased from 27 to 227 degrees Celsius, RMS speed change from 400 to Vs. ओके, तो जो RMS वेलोसिटी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप कह सकते हैं कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2। केल्विन में रखना होता है, ठीक है ना। तो 27 यानी कि 300 केल्विन और 227 मतलब 600 केल्विन। So this become under root 1 by 2, 27 to 227 और पहले कितनी थी बताइए, 400 और अपॉन में आ गया V2, सो 400 रूट 2, ठीक है ना। रूट 2 को आप रखेंगे 1.41, तो आपको रिजल्ट प्रॉपरली मिल जाएगा 515 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आसान सवाल था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नहीं भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं, टाइम पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 kT, जहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आइडियल गैस है तो क्या कह देंगे, 3/2 kT, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फोर्थ ऑप्शन सही है। A gas mixture contain 8 mole oxygen and 2 mole argon at room temperature T. The total internal energy of the mixture. टोटल इंटरनल एनर्जी दोनों की एनर्जी के सम के बराबर होगा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता है, F/2 nRT। तो आप ये कहेंगे कि F1/N1 RT, टेम्परेचर एक ही कंटेनर में टेम्परेचर तो कॉमन रहेगा, F2/2 N2 RT, ठीक है। तो गैस ऑक्सीजन है और इसके 8 मोल है और ये मोनो एटॉमिक है तो 3/2 और इसके मोल है 2, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 8 मोल है और दूसरी जो ऑर्गन है उसके 2 मोल है। तो दिस इज 20 RT एंड दिस इज 3 RT, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, तो 28 कितना हो गया RT। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब भी किसी कंटेनर में 2 गैस भरी जाएंगी तो टोटल इंटरनल एनर्जी दोनों की इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर रहेगी, टेम्परेचर कॉमन रहेगा। क्वेश्चन अच्छा है। स्टेटमेंट फॉर द मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, यही गलत हो गया। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन पे आप टिक लगाए होंगे जरूर, ये सवाल सभी का सही हुआ ही होगा।
रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर, प्रेशर लो, बिल्कुल सही है। रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। प्रेशर, अगर किसी गैस को हम आइडियल के नज़दीक बनाना चाहते हैं तो हम प्रेशर को लो रखेंगे और टेम्परेचर को हाई रखेंगे, क्योंकि अगर हम प्रेशर को हाई कर देंगे और टेम्परेचर को लो करते चले जाएंगे तो गैस लिक्विडिफाई होने लगेगी, और ये आइडियलिज्म नहीं है। आइडियल गैस कभी भी लिक्विडिफाई नहीं होती है। तो अगर आप किसी एक सिंपल गैस को, नॉन आइडियल गैस को आइडियल गैस के काफी करीब बनाना चाहते हैं, उसका बिहेवियर आइडियल गैस के जैसा करवाना चाहते हैं, तो प्रेशर लो रखना पड़ेगा और टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। अच्छा सवाल है। सेशन रीजन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल Cp अपॉन Cv, सॉल्व करना है। Cp बाई Cv बराबर क्या होता है? गामा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मोनोएटॉमिक, अच्छा गामा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1+2/f होता है। तो मोनोएटॉमिक के लिए 2/3 हो जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा, यानी कि 1.66 हो जाएगा, ठीक है ना। 1.666 तो 1.67, ठीक है, ये ओके, बढ़िया। फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल द वैल्यू ऑफ Cp अपॉन Cv इज 1.2। आइए डायटोमिक चेक करते हैं। Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू 1+2/f, यानी कि 1+2/5, दिस इज 7/5 का मतलब हो गया 1.4। तो ये आपका गलत है। तो रीजन, असर्शन सही है और रीजन गलत है। assertion is true but reason is false, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन सिंपल था ये, सभी ने कर लिया होगा। यहाँ पर 3 रॉड हैं, एक मेन रॉड है, फिर बाद में 2 रॉडों में बट गई है। तो जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि जब ये एक रॉड है, यहाँ से हीट जाएगा और आगे जाके ये 2 रॉडों में डिवाइड होगा, आपका Q2 और टेम्परेचर दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का T मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हो जाना चाहिए। तो जो Q होगा वो 2 भाग में बटेगा, Q1 प्लस Q2। इसी प्रकार से जो H होगा, हाँ H का मतलब होता है हीट पर सेकेंड, इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ये सब आपको मालूम है ना। Q को हीट कहते हैं और H को हीट फ्लोड पर सेकेंड कहते हैं, ठीक है। हीट फ्लोड पर सेकेंड, हीट फ्लोड पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका T1 माइनस T2 मतलब 150 माइनस T बाई कंडक्टिविटी, यहाँ पर कंडक्टिविटी यहाँ पर 4K है भाई, तो लिखना पड़ेगा 4KA 150 माइनस T और लेंथ सेम डायमेंशन, यानी कि लेंथ सेम रखनी है, बाई L इज इक्वल टू 2KA T माइनस 20 अपॉन लेंथ सेम है, और इसका 3K है, T माइनस 80 बाई लेंथ। तो ठीक है भाई, और KA हो जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका 600 माइनस 40 इक्वल टू 2T माइनस 40 प्लस 3T माइनस 240, ठीक है ना। तो T वाले सारे टर्म एक तरफ लेके चले जाइए। ये देखिए 3 and 2 5 and 5 and 4 90, ये आ जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 40 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 240, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 280, 280 ये हो गया है ना। 600 है, 600 880,
880 is equal to 9t, so t is equal to 880 by 9, ठीक है ना। तो 9 टाइम्स में जा रहा है ना 9 9 जा 81 और बचा कितना 9 फिर बच गया, तो 150 माइनस टी, ठीक है, 2k t माइनस 20 के टी माइनस 80 के ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 600 माइनस 4t इज इक्वल टू 2t माइनस 40 प्लस 3t माइनस 240, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 2 5 4 9 और 60 और 240 840 880 880 बाई 9, ओके, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। ये हो जाएगा 9 9 जा 81 बचे 7 70, तो 9 7 जा 63, तो ये आपका रिजल्ट बन गया 977 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बड़े कॉमन से क्वेश्चन है। टेम्परेचर का बना बनाया फार्मूला भी होता है, सभी लोगों को बुकलेट में वो फार्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये सब करने के बजाय डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। Cp by Cv is equal to गामा, और गामा मतलब 1 plus 2 pi f, मैच करके देखिए। और एनर्जी ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड 1/2 kT, ये मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल कर गया। प्रेशर P इज इक्वल टू, आप जानते हैं PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, इसलिए प्रेशर P इज इक्वल टू nRT बाई V, आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा nRT बाई V, ये देखिए। और गिलस्टॉफ लॉ क्या कहता है, गिलस्टॉफ कहता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आप लोगों ने जरूर, सभी लोगों ने लगभग सॉल्व कर लिया होगा। बॉयल्स लॉ इज अप्लाइड फॉर, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी बराबर एनआरटी कांस्टेंट टेम्परेचर इन्वर्सली होगा, या वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपका बॉयल्स लॉ सभी ने किया होगा। assertion for the mixture of non-reactive ideal gases, जब किसी कंटेनर में नॉन रिएक्टिव गैसेस भरी जाती हैं, दो प्रकार की गैसेस जो आपस में रिएक्ट ना करें, प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैसों के प्रेशर के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ईच गैस, ये assertion सही है। और इन इक्विलिब्रियम energy of gas molecule of different gases will be equal, इक्विलिब्रियम में यानी कि टेम्परेचर सेम है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस विल बी इक्वल, यहां पर प्रॉब्लम है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी of one molecule that is F by 2 kT के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो आप इसको सही तो कह सकते हैं, पर यहाँ पर आपको डिफरेंट आइडियल और लिखना होगा। देखिए आइडियल और लिखा होना चाहिए, आप यहाँ पर आइडियल लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप आइडियल नहीं लिखेंगे तो आपका यहाँ पर अंतर आ जाएगा और रीजन जो लिखा हुआ है वो गलत स्टेटमेंट माना जाएगा। तो आप यहां पर लिख लीजिए आइडियल, तो आप ये कहेंगे कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं करा, दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन को कतई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। प्लीज आप लोग यहाँ पर आइडियल जरूर लिख लीजिए। आगे चलें।
statement, the root mean square velocity of molecule of gas is higher than their most probable velocity. बिल्कुल सही है भाई. मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये बताया जाता है कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा से कम होती है एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की. आरएमएस सबसे ज्यादा और सबसे कम वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल. सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये वेलोसिटी सबसे कम होती है. मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये वेलोसिटी इन तीनों में सबसे कम होती है. तो रूट मीन इसका वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज हायर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. बिल्कुल सही है. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज पजेस्ड बाय लीस्ट. अरे यार, लीस्ट नहीं, ये वेलोसिटी कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू लीस्ट होती है, लेकिन इसको अडॉप्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर मोस्ट यानी सबसे ज्यादा होता है. तो ये आपका यहां पर गलत हो गया. तो स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है. ऑप्शन थर्ड होगा. क्वेश्चन ये अच्छा है. RMS velocity of gas molecule is directly proportional to square root of temperature. बहुत सही बात है. अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन. RMS velocity is more than average velocity. बिल्कुल सही है. RMS velocity एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होती है. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. both are correct. A sealed container with negligible coefficient of volume expansion contain helium gas. When it is heated from 300 to 600 Kelvin, the average kinetic energy of helium gas क्या होगी? हीलियम के एटम, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को आप ये समझिए हाफ एम वी RMS स्क्वायर से भी हम लिखी जा सकती है. तो हाफ एम और वी RMS का स्क्वायर यानी कि 3 KT बाई एम कैंसिल हो गया. तो ये आ गया आपका 3/2 KT, जिसको आप KT भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है F/2 KT और F डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि 3 होगा हीलियम के लिए. तो ये 3/2 KT होगा, यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगी. K1/K2 इज इक्वल टू T1/T2 जो कि 300 Kelvin से 600 Kelvin. This become 1/2. So we can say that K2 is equal to 2K1. बढ़िया, डबल हो जाएगी. सवाल ये लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा और आप लोगों ने ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेना चाहिए. हमने इसको डेराइव करके बताया कि कैसे आता है. एक वेसल में 1 मोल ऑक्सीजन है, मोलर मास 32 है और टेम्परेचर T है, प्रेशर ऑफ गैस इज P है, और एन आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एट टेम्परेचर 2T है. प्रेशर आइडेंटिकल कंटेनर, वॉल्यूम सेम रहेगा. तो PV बराबर nRT से इसको हम सॉल्व करें तो PV इज इक्वल टू 1RT. हाँ, 1RT टेम्परेचर. ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन हो गई. दूसरी इक्वेशन PV बराबर nRT सेम है. तो P1 nRT1 और P2 V2 अपॉन nRT2. तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन P2. सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T अपॉन 2T. तो T से T कैंसिल कर दिए, ये 1/2 आ गया. इसलिए आप कह सकते हैं कि बाद वाले केस में प्रेशर पहले वाले केस से डबल होगा. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन है और ये हीलियम है, इनका कोई इस्तेमाल हुआ ही नहीं.
इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों के बारे में कहा गया कि दोनों के 1 मोल लिए गए, और जब 1 मोल लिए जा रहे हैं तो फिर n की जगह पर दोनों में 1 1 लिखा जाएगा और ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए n लिख देता हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। The explanation of mass m of ideal gas at constant pressure is P as shown in figure, और H लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम है 4, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 0 1 2 ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2, हाँ ये 4 है। तो कह रहे हैं कि अगर मास को डबल किया जाए, उसी गैस के लिए मास को डबल किया जाए तो, और प्रेशर को हाफ किया जाए तो कौन सा ग्राफ सही है। अच्छा, तो PV इज इक्वल टू nRT से आप चलें, और क्योंकि मास को लेकर सवाल बनाया गया है तो इसको हम लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास RT PV, ठीक है ना। तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि T को हमने फिक्स कर दिया, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया। ये देखिए, ये एक फिक्स टेम्परेचर है, इसी पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। तो V1 है 4 और V2 हमको फाइंड करना है, तभी हम ग्राफ का चुनाव कर पाएंगे। M1 है M और M2 है उसका डबल, तो ये कट गया तो 1/2 आया, यानी अब वॉल्यूम V2 जो होगा वो 8 होगा। तो ग्राफ कौन सा होगा, ये देखिए ये 8, तो ग्राफ कौन सा होगा, F। कांस्टेंट टेम्परेचर पर पहली सिचुएशन में जब मास m लिया था तो वॉल्यूम 4 था, और जब वॉल्यूम 4 था, हाँ ठीक है, वॉल्यूम 4 था, और जब डबल मास ले लिया गया तो उसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम 8 होगा। इसलिए ग्राफ कौन सा सही होगा, ये देखिए जिसमें वॉल्यूम 8 दिखाया गया है। ओके, ये सवाल अच्छा है भाई, हालांकि हर बुक में दिया हुआ है और कई बार टेस्ट में सवाल आता रहता है, तो आप लोगों को इसका आंसर भी हो सकता है याद रहा होगा। If P is the pressure, V volume, R the gas constant, K Boltzmann constant, T temperature, the absolute temperature, then the number of molecule in the given mass, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको हम लोग। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लें, तो PV बराबर nRT, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए PV अपॉन RT। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हम जान चुके हैं PV अपॉन RT, ठीक है ना, और इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब हम लोग ये जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है NK, जहां पर N एवोगैड्रो नंबर और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो PV अपॉन R बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू T, और R अपॉन एवोगैड्रो नंबर का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू KT। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो आंसर आपका PV अपॉन KT होगा। सेकंड ऑप्शन होगा PV अपॉन RT नहीं होगा। शायद आंसर में ये आंसर, मुझे ध्यान नहीं है, शायद ये आंसर अगर दिया गया होगा आपको तो ये गलत आंसर है। आंसर होगा सेकंड PV अपॉन KT, बिकॉज R इज इक्वल टू NK होता है, तो R बाई N विल बी इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो अगर ये ऑप्शन आपको दिया गया आंसर शीट में तो ये फॉल्ट है, इसको आप
मतलब हमारी तरफ से ये फॉल्ट है, अगर ये आंसर आपको छप गया है तो हमारी तरफ से फॉल्ट का मतलब है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ओवरलुक हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो इसको काट दीजिए, इसको सही कर लीजिए। फिगर शो द प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V। अच्छा भाई, T1 T2 में कौन बड़ा और कौन छोटा है, आइए इसको सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक पर्टिकुलर प्रेशर या पर्टिकुलर वॉल्यूम पर सॉल्व करना चाहिए, तो आपको तुरंत आंसर मिलेंगे, अदरवाइज आंसर फाइंड करने में देर लगेगी। चलिए हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। पर्टिकुलर वॉल्यूम पर T1 टेम्परेचर पर प्रेशर P1 दिखाई पड़ रहा है और T2 टेम्परेचर पर प्रेशर P2 दिखाई पड़ रहा है। P2 P1 से बड़ा है, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। तो PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो नहीं रहे, V हमने फिक्स कर दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए V फिक्स कर दिया, तो जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में गैस भरी हुई है, गैस ना निकाली गई है ना डाली गई है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल फिक्स हैं। ये देखिए ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं, और वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया है। ये देखिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्योंकि P2 बड़ा है P1 से, इसलिए आपको तुरंत कहना चाहिए कि T2 बड़ा होगा T1 से, T2 ग्रेटर देन T1। थर्ड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन अच्छा है। जिन लोगों ने फिक्स वॉल्यूम पर चेक नहीं किया होगा वो नहीं कर पाए होंगे। या तो आप वॉल्यूम फिक्स कर दीजिए या प्रेशर फिक्स करके वॉल्यूम के कंपैरिजन से भी सवाल को निकाला जा सकता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। असर्शन वूलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म, बहुत सही बात है। वूलन फाइबर इंक्लूड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात है। ये जो वूलन होता है और इसके अंदर एक और स्वेटर है, मान लीजिए, तो दोनों के बीच में खूब हवा रहती है और ये जो पोर्स हैं वहाँ भी हवा भरी रहती है। और ये जो वूल है और जो एयर है वो हीट का इंसुलेटर होता है, यानी कि ना हीट बाहर से अंदर आता है और ना अंदर की हीट बाहर जाती है, जिससे हम लोग वार्म बने रहते हैं। हालांकि ये बात गड़बड़ भी है, बाहर की हीट अंदर भी देर में आती है और अंदर की हीट बाहर भी नहीं जा पाती है, मतलब जाती तो है, थोड़ी बहुत तो जाती है, लेकिन थोड़ा देर से जाती है, टाइम लेती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है। बैड कंडक्टर, कितनी बढ़िया बात लिखी है, बैड कंडक्टर, वूल, एयर एंड वूल दोनों बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट को ना आने देते हैं बाहर से, लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉडी की हीट को बाहर जाने भी नहीं देते। तो ये अच्छा क्वेश्चन, दोनों सही हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। Two rods of same length, area cross section A1 A2 have their ends same temperature K1 and K2. दोनों में रेट ऑफ हीट सेम बताई जा रही है, H1 बराबर H2, और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, यानी K1 A1 θ1 माइनस θ2 बाई L। सेम लेंथ भी है भाई, लेंथ भी सेम है, तो K2 A2 θ1 माइनस θ2 बाई L। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और लेंथ भी सेम है, तो रिलेशन बनेगा K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। डायग्राम आप देखना चाहते हैं क्या, देख लीजिए। एल लेंथ की ये रॉड है और इसी एल लेंथ की ये रॉड है, और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है बताइए, सेम है, यानी कि ये डिफरेंस अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये डिफरेंस भी 100 डिग्री सेल्सियस है। आप ये भी कह सकते हैं कि θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू θ2 माइनस θ3, लेकिन ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है। अरे भैया θ1 θ2 θ3, तो जो डिफरेंस θ1 θ2 का है वही θ2 θ3
3 का है, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए मैंने जैसा डायग्राम बनाया वैसा लिख दिया। इस केस में θ1 माइनस θ2 और इस केस में θ2 माइनस θ3, लेकिन ये डिफरेंस इस डिफरेंस के बराबर है तो काट दिया, लेंथ भी से में काट दिया। बहुत सही क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन हो सकता है गलत कर दिया हो। स्टेटमेंट ब्लू स्टार इज एट लोअर टेम्परेचर देन रेड स्टार, क्या बात कर रहे हो यार। वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे VIBGYOR, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ घटती जाएगी। यानी कि कम टेम्परेचर पर स्टार रेड दिखेगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और फिर अंत में वायलेट ब्लू का मिक्सचर, लगभग ब्लू ही होता है, वायलेट हो जाएगा। तो ब्लू स्टार हैज लोअर टेम्परेचर, नो, यही गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट दैट टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लैम्डा एम, बिल्कुल सही है। 1 गलत और 2 सही है। 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़िया, चलिए। A tub of hot water cools from 80 to 75 in time t1. 80 to 75 in time t1, okay. 75 to 70, 75 से 70 तक ठंडा होने में टाइम लगता है t2, और 70 से 65 तक कूल होने में टाइम लगता है t3। तो बताइए t1, t2, t3 में क्या क्रम होगा। तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो कम होती जाती है, यानी कि समय ज़्यादा लगता जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए 5 डिग्री घटा t1 टाइम में, नेक्स्ट 5 डिग्री घटा t2 टाइम में, नेक्स्ट 5 डिग्री घटा t3 टाइम में, तो t3 सबसे ज़्यादा होगा, उससे छोटा t2 होगा और सबसे छोटा t1 होगा। यानी कि 80 से 75 तक जल्दी ठंडा होगा, 75 से 70 तक जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और 70 से 65 तक जाने में टाइम और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज़ ठंडी होती जाती है उसका रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाता है तो टाइम ज़्यादा लगने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। t3 सबसे ज़्यादा, उससे छोटा t2 और सबसे कम t1 होगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। तो ये आपका NTSP 11 पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, और अब हम लोग NTSP 12 अभी बाकी है और 13 जो कल होने वाला है। तो मेरी पहली कोशिश ये है कि हम पहले 13 डिस्कस कर लिया जाए, या कल पेपर होने के पहले तक अगर 12 डिस्कस हो जाएगा तो कल ही हम लोग 13 डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।